हेलो एवरीवन, कैसे हो? मस्त हो? चलो अब रिवीजन कराते हैं। टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, बस जितना मोटिवेशन होना था हो लिया, बस अपना टारगेट फिक्स रखिए, टाइम एक्सपेंड नहीं करना है। स्टार्ट। हाँ, तो पहले देखो आपको ये करा दें कि उसमें दो संख्या रह गई थी, एक तो समपूर्णांक संख्या रह गई थी और विषम पूर्णांक संख्याएँ। तो समपूर्णांक संख्या कौन सी होती है आपको बता दें। समपूर्णांक संख्याएँ नंबर आप देख लेना कौन सा है। समपूर्णांक संख्याएं इवन इंटीजर्स कहा जाता है इसे। इवन इंटीजर्स। समपूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे पूर्णांक संख्या हैं जो 2 से डिविजिबल होती है, वो समपूर्णांक संख्या कहती हैं। -4, -2, 0, 2, 4 ... ये कहलाती हैं समपूर्णांक संख्याएं। विषम पूर्णांक संख्याएं विषम पूर्णांक को क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? -3, -1, 1, 3, ये ऑड इंटीजर्स कहलाते हैं। ऑड इंटीजर नंबर्स होते हैं। विषम पूर्णांक संख्या होती हैं ऑड इंटीजर्स, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है वे कहलाते हैं विषम पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। -3, -1, 1, 3। आपसे कहा जाए कि 0 क्या है? समप्राकृत संख्या है क्या 0? नहीं, समप्राकृत नहीं कहेंगे, उसे समपूर्णांक कहा जाएगा। -4 क्या है? समपूर्णांक संख्या है। चलो ठीक है, आगे की ओर अब हम चलते हैं। हाँ, अब आपका रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा। कोई नहीं, 5 मिनट लूँगा आपका, 5 मिनट में आपकी संख्या फिनिश हो जाएंगी। तो रिवीजन में देखो, आपने पहले क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं क्योंकि इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3... अब इसमें ये चलती जा रही हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफाइनाइट नहीं होगी, ध्यान रखना। अनंत है, अनंत कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए 1 से बड़ी प्राकृत संख्या यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, उसका कोई मान फिक्स नहीं होता है। इस प्राकृत संख्याओं में आपने क्या क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्याओं के टाइप पढ़े थे। टाइप को छोड़िए, पहले हम संख्याओं के बारे में बताते हैं कौन कौन सी संख्या होती हैं। लर्न कैसे करोगे? बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाए, वो भी ट्रिक आनी चाहिए आपको। हाँ, तो आपको प्राकृत संख्या करा दी थी। पूर्ण संख्या आती हैं। पूर्ण संख्याएँ सरल तरीके से थोड़ा सा हम इसे देख रहे हैं। नंबर भले ही मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं। लर्न कैसे किया जाता है वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। इसको होल नंबर कहा जाता है। 0 से प्रारंभ होते हैं, 1, 2, 3 ये चलते जाते हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती हैं? कोई पता नहीं कहाँ से प्रारंभ होती हैं। इसे I या Z से इसको डिनोट किया जाता है। I से या फिर Z से इसको डिनोट किया जाता है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3... ये संख्या होती है। इसमें आपने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के टाइप पढ़े थे। उनमें से बनी हुई संख्याएं समप्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याएं और भाज्य और अभाज्य। सम और विषम, इसके जो टाइप थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो था सम, दूसरा था विषम, तीसरा था भाज्य और चौथी संख्या आई थी अभाज्य। ये किस में से बनी है संख्या? प्राकृत संख्याओं में से बनी है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। और इसमें आई थी कौन सी संख्या है? संपूर्ण संख्या। 4 तो ये हो गई। संपूर्ण आई थी और संपूर्ण के बाद आई थी कौन सी? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या ये आई थी।
तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल होती हैं प्राकृत संख्या, उनको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होती, ये तो आपको पता है। संपूर्ण संख्याएं 1 से 100 के बीच में 2 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता है, मैंने आपको 2 लिखा दी थी। सहभाज्य संख्या ये भी आपको पता है। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, 1 के अतिरिक्त, ये ध्यान रखना, 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो आपकी सहभाज्य संख्या कहलाती थी। हाँ, पूर्णांक में भी आपने पढ़ी थी। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती थी? एक तो उसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या ली थी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनेतर ऋणेतर, धनात्मक ऋणात्मक धनेतर और ऋणेतर, ये चीज़ें ध्यान में रखना इसमें। इसके बाद में फिर मैंने अभी प्रेजेंट में करा दी हैं समपूर्णांक संख्याएं, विषम पूर्णांक संख्याएं। 0 क्या है? 0 एक समपूर्णांक है, ध्यान रखना। -4 क्या है? -4 एक समपूर्णांक है। इसके बाद अब हम लेते हैं संख्या कौन कौन सी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परमेय अपरमेय। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता था? Q से। भले इसे रेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल, लेकिन इसको हम Q से डिनोट करते हैं। कौन सी संख्या होती हैं? P/Q के रूप वाली संख्याएं। P/Q के रूप की संख्याएं, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 होता है तो उसका मान पॉसिबल नहीं होता है। 1/0 को इनफाइनाइट कहा जाता है, परिभाषित कहा जाता है। 1/Q P/Q के रूप की संख्याएं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P, Q इज एलिमेंट ऑफ Z। थोड़ा सा इसको डेफिनेशन समझो, P और Q की वैल्यू किस में से ली जाएंगी? Z में से। इसका मतलब ये होता है, एप्सिलॉन कहते हैं, बिलोंग्स कहते हैं, P, Q बिलोंग्स टू Z, या P, Q इज एलिमेंट ऑफ Z, Z में से ये वाली वैल्यू ली जाती हैं। परमेय संख्या हो गई। परमेय संख्या जैसे कौन कौन सी होती हैं? बटे वाली संख्या, 2/3 परमेय संख्या, 4/5 परमेय संख्या, ये सभी संख्या कैसी हैं? परमेय संख्या। आपसे कहा जाए कि 0 कैसी है? ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में क्या लगा सकते हैं? 1। जो संख्या बटे के रूप में लिख जाती है उसी को परमेय संख्या कहते थे। और बार वाली संख्याओं को परमेय संख्या कहा जाता था, ये ध्यान रखना। ये 3.3 का बार आए, 2.3 का बार आ जाए, तो ये सभी संख्या कैसी कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। परमेय के बाद कौन सी संख्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो Q⁻C से भी इसको डिनोट किया जाता है। अपरमेय संख्या होती है √2, √3, जो संख्या वर्गमूल से बाहर पूर्ण अंक में प्राप्त नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना। √4, 4 तो बाहर आ जाएगी तो 5 ले लो, 2, 3, 5, √6, इस तरीके से ये सभी संख्या कौन सी होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। और ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 की पावर घनमूल, ये पौंडों में प्राप्त होगा। घनमूल है, वर्गमूल है, जो पूर्ण रूप से बाहर प्राप्त नहीं होती है, वे संख्याओं को क्या कहते हैं? हम अपरमेय संख्या कहते हैं। 4 का घनमूल दे दे, 1/3 दे दे, तो ये भी संख्या कैसी आ जाएगी? अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। अपरमेय संख्या हो गई। इसके बाद लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स कहते हैं इसे, इसलिए इसे R से डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। परमेय तथा अपरमेय दोनों को वास्तव में क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। परमेय प्लस अपरमेय को, दोनों को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या में 2 इंपॉर्टेंट उदाहरण हमने लिए थे, पाई और ई, ये भी कैसी होती है? परमेय संख्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं दोनों का मिश्रण होता है, कुछ नहीं है। दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव वाली सभी संख्याओं को कहा जाता है। ये थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ लिया। ये संक्षेप में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी प्रकार की संख्याएं तो कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय, अपरमेय, वास्तविक। बस फिनिश हो गई आपकी संख्या। चलो आगे की ओर अब हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिनमें आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, फैक्चुअल आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल फैक्ट के आधार पर, केवल थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन देखने को नाम मात्र के लिए मिलेंगे। आपको कैसे क्वेश्चन दिखाई देंगे? कॉन्सेप्चुअल। इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इसे आप करने की कोशिश कीजिए। 1 से लेकर
9,999 तक सभी अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं होंगी सभी अंकों की? एक अंक वाली, दो अंक, सभी अंकों की संख्या उसने पूछी है। अंक कितने हो जाएंगे? 1 से लेकर 9,999 तक कुल अंक कितने होंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल संख्याएं लिखी जाएं तो कितने अंक होंगे? अंक बताने आपको। चलो देखते हैं। हाँ, 1 से लेकर 9 तक बताइए टोटल अंक कितने होंगे? 1 से लेकर 9 तक टोटल अंक कितने होंगे? 9। अब 2 अंक वाली जो संख्या होती हैं उनमें टोटल अंक बता दीजिए। 2 अंक वाली जो संख्या हैं, 2 अंक की संख्याओं की संख्या। हाँ, 2 अंक वाली टोटल संख्याएं कितनी होती हैं? 90। 2 अंक वाली टोटल संख्याएं कितनी होती हैं? 90। अब 90 जो संख्याएं हैं उनमें अंक कितने होंगे? 10 है, 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 11 है, 11 में कितने अंक हैं? 2। तो इसका मतलब एवरी जो संख्या है 2 अंक वाली उसमें 2 अंक होती है। तो टोटल कितनी संख्या है? 90। तो इनमें अंकों की संख्या हो जाएगी 2 × 90। अब 3 अंक वाली लेते हैं, हमें 4 अंकों तक पहुंचना है। ये 4 अंक हैं। 3 अंक वाली संख्या अब आप बताइए, 3 अंक वाली टोटल संख्या कितनी होती हैं? 900। तो एक संख्या में 3 अंक हैं तो 900 में कितने अंक हो जाएंगे? 3 × 900। अब आ जाइए 4 अंक वाली संख्याओं की बात करते हैं। 4 अंक वाली टोटल संख्या कितनी होती हैं? 4 अंक वाली हो जाएंगी 9। 1 0 2 0, ये 3, हाँ सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9,000। 4 अंक वाली संख्या आपको निकालनी है। 4 अंक वाली संख्या निकालनी है तो क्या आ जाएगा? 9 3 0 आएंगी। 4 अंक वाली आ रही है तो 3 0 आई हैं। 3 अंक वाली आपको निकालनी है संख्या तो कितनी 0 आएंगी? 2 0 आएंगी, ध्यान रखना। तो ये 4 अंक वाली संख्या कितनी है? 9,000। 4 अंक वाली जो संख्या उनमें अंक कितने होंगे? एक संख्या में 4 अंक तो 9,000 में अंक होंगे 4 × 9,000। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है क्योंकि 4 अंक वाली संख्या थी। मैक्सिमम है बड़ी से बड़ी 4 अंक वाली संख्या, यहाँ तक टोटल अंक निकालने हैं। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था। अब इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं। 1 + 2 × कितना लिख सकते हैं इसे? 10। 3 × 100, 4 × 1 2 3। 1 + 20 + 300 + 4,000। इसको सॉल्व करते हैं। 4, फिर आएगा 3 2 1। इसको सॉल्व कीजिए। 9 × 1 9, 9 × 2 18 की 8 हासिल 1, 9 × 7 27, 28 की 8 हासिल 1 2, 4 नाम 36 2 38। यह आ जाएगा 38,889 अंक चाहिए। 1 से 9,999 तक लिखने के लिए टोटल अंक इतने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? नोट कीजिए। हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है। अगर आपसे ये कहा जाए, देखो लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जा सकती है। 1 से, ऐसे लिखो जा, 1 अंक वाली, एक अंक वाली संख्याओं की संख्या, एक अंक की कुल संख्याएं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक अंक वाली संख्याएं 9, या फिर ऐसे भी लिख सकता है 1 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9। तो बताइए मुझे 2 अंक की संख्याओं की संख्या, 2 अंक की संख्याओं की संख्या, इसका मतलब क्या है? 2 अंक की संख्याएं, उनकी संख्या। 2 अंक वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं? इसका मतलब ये पूछ रहा है 2 अंक वाली कुल संख्याएं। इसका मतलब क्या है? 2 अंक वाली कुल संख्याएं। या फिर वो ऐसे लिख सकता है 2 अंक की संख्याओं की संख्या। 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। यहाँ 2 आता है तो यहाँ पर 1 0 आता है। इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर कितना है? 2, तो 1 0। अगर आपसे कहा जाए 3 अंक की संख्याओं की संख्या, तो 3
गुणा कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आया है तो 2 जीरो आएंगी, 100, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 3 अंक वाली संख्याओं की संख्या 9 गुणा 10 की पावर 2 आएगी। 4 अंक की संख्याओं की संख्या आएगी 9 गुणा 10 की पावर 3 आएगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इन्हीं के आधार पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो आपको कराते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है n अंकों की सभी संख्याओं की संख्या क्या होगी। सोचिए अब इसे आप कैसे करेंगे, एनालिसिस कीजिए। चलो आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। संख्या होगी ए ऑप्शन 9 की पावर 9, बी ऑप्शन 10 की पावर, इसे n कर दो, 10 की पावर n, सी ऑप्शन 1 0 0 0 0, यहाँ से यहाँ तक टोटल n अंक हैं। डी ऑप्शन, चलो इधर लिख देता हूँ, 9 इंटू 10 की पावर n-1। सोचिए इसमें n अंकों की सभी संख्याओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए इसे, हाँ एनालिसिस कर लिया होगा आपने। n अंकों की सभी संख्याओं की संख्या, आप ये बताइए एक अंक की सभी संख्याओं की संख्या क्या होती है। एक अंक वाली सभी संख्याओं की संख्या आपको पता है कितनी होती है, 9। 2 अंक वाली सभी संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 9 गुणा 10, 90 होती है कि नहीं होती। 3 अंक वाली सभी संख्याओं की संख्या 9 गुणा 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। इसी तरीके से चलते जाइए, यहाँ 2 है तो 10 की पावर 1 आया है, यहाँ पर 3 है तो 10 की पावर 2 आया है। तो n अंक वाली सभी संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 9 इंटू 10 की पावर n-1। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कीजिए। हाँ, यहाँ पर ये बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिख दिए हैं जो काम की चीज़ है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए। पहला इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है, 0 11 बार आता है। चेक कर लेना आप 0 कैसे आता है 11 बार, 10 में आता है, 20 में आता है, इस तरीके से 100 तक 10 और 100 में डबल 0 होते हैं, इसलिए 11 बार आता है। 1 से 100 तक की संख्या में 1 कितनी बार आता है, 21 बार आता है, 21 बार 1 आता है। और 1 से 100 तक की संख्या में 0 व 1 के अतिरिक्त प्रत्येक अंक 20 बार आते हैं। प्रत्येक अंक है वो कितनी बार आता है, 20 बार आता है। तो ये सबसे आपसे ये कहा जाए सभी अंकों में 1 से 100 तक की गिनतियों में सबसे कम बार कौन सा अंक आता है, सबसे कम कौन सा आ रहा है, 0 सबसे कम बार आता है। 0 व 1 के अतिरिक्त प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 20 बार आता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। सभी पूर्णांक कैसे होते हैं, परमेय संख्या। जैसे सभी पूर्णांक 2 है, 2 परमेय है, यस 2/1 लिखा जा सकता है, बटे में 1 करके आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सभी जो पूर्णांक होती हैं उनको क्या कहते हैं, परमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन एवरी परमेय संख्या को क्या नहीं कह सकते हैं, पूर्णांक, इसका विलोम सत्य नहीं है। जैसे परमेय संख्या है 22/7, तो 22/7 को पूर्णांक कह सकते हैं क्या, नहीं। प्रत्येक जो परमेय संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परमेय संख्या कह सकते हैं। सभी आवर्ती दशमलव परमेय संख्या होती हैं क्या, सभी आवर्ती दशमलव परमेय संख्या होती हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको बता दिया था हमने। 2 परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्या होती है। 2 परमेय संख्या होती हैं, जैसे 2/3 है और एक है 2/4 ले लेते हैं। 2/3 पहले छोटा वाला मान लिख लेते हैं, उसके बाद में बड़ा वाला मान। तो यहाँ पर आपको 2 संख्या दिखाई दे रही हैं, इन दोनों संख्याओं के मध्य में एक परमेय संख्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इन दोनों के मध्य में आपको कोई परमेय संख्या निकालनी है, तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाइए,
2/4 प्लस 2/3, 2 का भाग, इन दोनों के मध्य में ये संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। इसी प्रकार जो संख्या आएगी फिर उनके मध्य में आप निकाल सकते हैं। तो यह प्रक्रिया अनंत बार तक की जा सकती है, बहुत बार तक की जा सकती है। इसलिए दो परमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परमेय संख्या होती है? अनंत कह रहे हैं। इसी प्रकार दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में अनंत वास्तविक संख्याएँ होती हैं। सही है, ये भी सही है। आपने संख्या रेखा पढ़ी है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। माइनस एक्स अक्ष होता है, ये प्लस का एक्स अक्ष होता है। इसको हम वास्तविक रेखा कहते हैं, वास्तविक लाइन कहते हैं, रियल लाइन कहा जाता है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, जीरो, जो ऑरिजिन कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। इस पर कक्षा 10वीं में आपने खूब ये ड्रॉ किए, ये अंक आपने बनाया। तो 1 और 3। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताएं, अगर आपसे ये कहा जाए 1 और 3 के मध्य में, एक और अंक बढ़ा लेते हैं, ये लो, 1 और 4 के मध्य में कुल वास्तविक संख्या कितनी होंगी? अनंत होंगी। 1 और 4 के मध्य में आपको 2 नज़र आ रही है यहाँ पर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है। तो 1 और 4 के मध्य में कुल वास्तविक संख्या कितनी होती है? अनंत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी 1.1 होगी, 1.2 होगी, 1.3, 1.341, इस तरीके से होगी। तो इस प्रकार बहुत सारी संख्या बनाई जा सकती है। 1 और 4 के क्या, 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्या हो जाएगी। वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं। 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है? अनंत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी क्या हो जाएगी? 1.1, इससे बड़ी ले लो 1.12 ले लो, 1.13 ले लो। तो ये सभी संख्याएं किसके बीच में आ जाएंगी? 1 और 2 के बीच में आ जाएंगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 4 की बात करते हैं, तब भी कैसी होंगी? अनंत होंगी। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बताते हैं प्राकृत संख्याओं की। आपसे कहा जाए 1 और 4 के बीच में कुल प्राकृत संख्या कितनी होती हैं? 1 से 4 के बीच में तो प्राकृत संख्या 2 होंगी। 1 से 4 तक या फिर 5 से 9 तक आपसे पूछा कि 5 से 9 तक वर्ड हमने यूज़ किया है, कुल प्राकृत संख्या कितनी होगी? तो ये ध्यान रखना, 5 से 9 तक का आए तो 5 इंक्लूड होगा, 9 भी इंक्लूड होगा। 5 और 9 के मध्य में कुल प्राकृत संख्या कितनी होती हैं? तो ये भी आप ध्यान रखना, मध्य वाली संख्या बताई जाएंगी। तो यहाँ पर 1 और 4 के मध्य में प्राकृत संख्या कितनी होंगी? 2 और 3, 2 है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। आगे की ओर चलते हैं। अपरमेय संख्या की ऋणात्मक संख्या भी अपरमेय संख्या होती है। यस, -2/3 है। जैसे 2/4 कैसा है? ये परमेय, 2/3 परमेय है, तो माइनस के 2/3 भी कैसी होगी? परमेय संख्या होगी। और अपरमेय कोई संख्या ले लेते हैं, चलो हाँ अपरमेय है, इसमें कोई बात नहीं। अपरमेय संख्या की ऋणात्मक संख्या, अपरमेय संख्या क्या होगी? √2 माइनस √2 भी कैसी हो जाएगी? एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, इसमें कोई कुछ नहीं है। एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या के गुणनफल से सदैव एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। अशून्य वर्ड यहाँ पर यूज किया, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहें कि परमेय और अपरमेय का गुणनफल सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होगी क्या? ऐसा लग रहा है अपरमेय होगी, लेकिन अपरमेय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो 0 के लिए फेल हो जाता है। एक के लिए फेल होता है तो सभी के लिए फेल मान लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया, एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या के गुणनफल से सदैव एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। 1 गुणा √2 करो तो √2 आएगा, 3 गुणा √3 करो या 3 √5 करो तो क्या प्राप्त होगा? √5। इसका मतलब अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। दो अपरमेय संख्याओं का योग अंतर गुणा एवं भाग करने पर प्राप्त संख्या का अपरमेय होना आवश्यक नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएं। हाँ, यही समझा देते हैं। दो अपरमेय संख्याओं का योग, अपरमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, जैसे आपसे कहा जाए √2 है और माइनस का √2 है, इन दोनों को जोड़ के दिखाओ परमेय आ गया क्या? नहीं। ये क्या आया? 0। 0 का मतलब परमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो यह सदैव बात सही नहीं है कि इसके योग से सदैव एक अपरमेय संख्या प्राप्त हो जाए। अंतर से भी आप वही कर सकते हो। ये प्लस का चिन्ह हटा दोगे तो अंतर आ जाएगा, √3 माइनस √3 इक्वल टू क्या आ गया? 0। एक के लिए फेल तो सबके लिए फेल मान लिया जाता है। तो दो अपरमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होना आवश्यक नहीं होता है। दो अपरमेय संख्याओं का योग सदैव अपरमेय आ जाए, ये भी आवश्यक नहीं होता है।
दो अपरमेय संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या अपरमेय आ सकती है, अपरमेय आ भी सकती है और नहीं भी। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करें तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर 2 प्राप्त होता है। दो समान वर्गमूल वाली संख्याओं का गुणा करें तो क्या आ जाएगा, अंडू हट जाता है। तो इसका मतलब ये अपरमेय 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 गुणा अपरमेय करते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पर परमेय संख्या प्राप्त हो रही है यहाँ पर। तो परमेय भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। अंडर रूट 2 गुणा 3 अंडर रूट 3 ऐसे लिख लो तो क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 6 आ जाएगा ये। तो ये कैसे, यहाँ पर अपरमेय और परमेय दोनों का गुणा किया है तो क्या प्राप्त हुआ, परमेय संख्या। यहाँ पर अपरमेय अपरमेय का गुणा किया है तो क्या प्राप्त हुआ है, परमेय संख्या प्राप्त हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। दो अपरमेय संख्याओं के भागफल अपरमेय संख्या प्राप्त होगी क्या, यह कोई आवश्यक नहीं है। अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या ये रही और एक अपरमेय संख्या ये रही, दोनों के भागफल से क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर दोनों के भागफल से हमें एक परमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो अर्थात ये परमेय संख्या भी हो सकती है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आप बनाते जाइए, बिना पेन कॉपी के मत पढ़ा करो, ये आपको बता दें। इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम की चीज़, आप भूल जाओगे, याद हो जाएगा कोई बात नहीं है लेकिन आप भूल जाएंगे। तो पेन कॉपी लेकर के बैठा करें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी बोर्ड पे काम किया जा रहा है, आपसे नोट्स बनाते जाइए, आगे भी काम देंगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें भी आपको काम देंगे। बहुत डीपली आपको पढ़ाया जा रहा है। अब हम चलते हैं तत्समक अवयव की ओर। तत्समक अवयव जोड़ का होता है और योग का होता है तत्समक अवयव। जोड़ का तत्समक अवयव यानी योग का तत्समक अवयव। देखो तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी संख्या जोड़ के तत्सम अवयव की बात करते हैं तो किसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे दी गई संख्या अपरिवर्तित रहे। किसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह संख्या कैसी रहे, अपरिवर्तित रहे। वह जोड़ का या फिर योग का क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसा अवयव जिसे किसी संख्या में दी गई संख्या में जोड़ने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहे। योग का तत्समक अवयव कहलाता है। तत्समक अवयव कहलाता है। हाँ तो आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। सोच लिया होगा आपने, वह कौन सी संख्या होती है, 0। जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है। जोड़ का तत्समक अवयव अवयव 0 होता है। 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ के देखो तो वह कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। 2 + 0 करेंगे तो 2 आएगा, 8 + 0 करेंगे तो 8 आएगा, -4 + 0 करेंगे तो -4 ही आएगा। जो संख्या होती है वही संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद हम लेते हैं गुणन का तत्समक अवयव। गुणा या गुणन का तत्समक अवयव भी कहा जाता है। अवयव अब इसके नाम से हो रहा है गुणन का तत्समक अवयव,
किसी संख्या में कौन सी संख्या का गुणा करें जिससे वह अपरिवर्तित रहे। अब गुणा करने पर अपरिवर्तित रहना चाहिए। तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव गुणा करने पर अपरिवर्तित, जोड़ का तत्समक अवयव जोड़ने पर अपरिवर्तित रहनी चाहिए संख्या, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा अवयव जिसे या जिसका किसी दी गई संख्या में गुणा किया जाए तो वह संख्या अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। तो गुणा का तत्समक अवयव कौन होता है, गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। जैसे 4 गुणा 1 करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 4 आएगा। 10 गुणा 1 करें तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, माइनस के। 8 गुणा 1 करें तो क्या आएगा, माइनस के 8 ही होगा। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गुणा करने पर, इसलिए गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। अब हम चलते हैं प्रतीप अवयव की ओर। हाँ, योज्य प्रतिलोम अवयव। योज्य प्रतिलोम अवयव, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम अवयव वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम, संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे दी गई संख्या में जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम अवयव कहलाता है। योज्य प्रतिलोम अवयव कहलाता है। प्रतिलोम अवयव आपके 2 होते हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 4 का प्रतिलोम बताइए, 4 का प्रतिलोम नहीं, योज्य प्रतिलोम या फिर गुणन प्रतिलोम आपसे कहा जाएगा। तो 4 का योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि 4 में क्या जोड़े हैं। जैसे 4 का योज्य प्रतिलोम -4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 के साथ आप क्या जोड़ेंगे, 4 के साथ -4 जोड़ दो तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस गुणा माइनस क्या आता है, माइनस ही आता है। 4 - 4 कराएं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे लिख दूँ 4 - 4। हाँ, ये कुछ चीज़ें थी, ये आपको करा दूंगा, प्लस गुणा माइनस। चलो यहीं करा देता हूँ आपको नोट, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गया तो यहीं करा देते हैं। प्लस गुणा प्लस, प्लस आता है, माइनस गुणा माइनस, प्लस आता है, प्लस गुणा माइनस, माइनस आता है, माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ये ध्यान से समझिए। समान चिन्ह, समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस। असमान, डिफरेंट साइन है यहाँ पर, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है।
असमान चिन्हों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? माइनस प्राप्त होता है। समान चिन्हों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लस। कहीं लिख लेना है इसको अब। हाँ, इसके बाद अब हम देते हैं गुणन प्रतिलोम अवयव। तो गुणन प्रतिलोम अवयव क्या होता है देखिए। गुणन प्रतिलोम अवयव। गुणन प्रतिलोम अवयव वह संख्या होती है किसी संख्या का, ऐसे लिखो, किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम या फिर प्रतीप अवयव। किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर गुणन तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए या फिर वन प्राप्त हो जाए। गुणन तत्समक अवयव क्या होता है? वन ही तो होता है। हाँ, किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर वन प्राप्त होता है। वन का मतलब गुणन तत्समक अवयव प्राप्त होता है। ऐसे उसमें आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, गुणन तत्समक अवयव प्राप्त होता है। जैसे 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 गुणा 1/5 कराएंगे तो 1 प्राप्त होगा, यानी गुणन तत्समक अवयव प्राप्त होता है। गुणा का तत्समक अवयव, जोड़ का तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव अलग होता है। योज्य तत्समक अवयव 0 होता है और गुणन तत्समक अवयव 1 होता है। दोनों को ध्यान रखें। तो गुणन प्रतिलोम में क्या प्राप्त होना चाहिए? गुणा का तत्समक अवयव। योज्य प्रतिलोम निकालें तो क्या प्राप्त होना चाहिए? योज्य तत्समक अवयव। डेफिनेशन भी चेंज कर सकता है वो, यहाँ पर 1 की जगह गुणन तत्समक अवयव यूज कर सकता है वो। नेक्स्ट, आगे की ओर अब हम चलते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दें, आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए 0 का गुणन प्रतिलोम अवयव क्या होगा? 0 का गुणन प्रतिलोम अवयव क्या होगा? तो 0 का गुणन प्रतिलोम अवयव पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि 0 का क्या होगा? 1/0। तो 1/0 हो गया, बटे में 0 चला गया तो फिर चक्कर पड़ जाएगा फिर। तो यहाँ पर नोट डाल के लिखो इसे आप। 0 का भाग नहीं लगा सकते हैं, अपरिभाषित होता है। नोट, 0 का गुणन प्रतिलोम अवयव संभव नहीं। जीरो का गुणन प्रतिलोम अवयव संभव नहीं है। हाँ, अब चलते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम की ओर। आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम को कहा जाता है आरोही क्रम। संख्या ले लेते हैं, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। आप ऐसे लिख सकते हैं, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। तो जैसे
17258 का आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम सबसे पहले छोटा वाला मान 1, इससे बड़ा 2, 5, 7, 8, 9 होगा। इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें जब स्टैटिक्स आपको पढ़ाएंगे सांख्यिकी, उसमें कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर संख्याओं का घटता हुआ क्रम, संख्याओं का घटता हुआ क्रम कौन सा क्रम कहलाता है? अवरोही। जैसे चलो इन्हीं को ले लो, कोई बात नहीं है। 1, 7, 2, 5, 8, 9 का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम सबसे पहले बड़ा वाला मान 9, 8, 7, 5, 2, 1 होगा। अवरोही क्रम ये होगा, ठीक है, नोट कीजिए। किसी संख्या का विशुद्ध मान एब्सोल्यूट वैल्यू ये मत कहना कि सर पढ़ाते जा रहे हैं कुछ बोल दे, तो है नहीं। तो देखो पढ़ाते समय क्या है, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कोई उदाहरण दे, ये दे, वो दे, नहीं। पढ़ते समय मेन फोकस रखना चाहिए, फुल एनर्जी के साथ आपको इधर ध्यान दें। मेरा भी ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए केवल और केवल मुझे ये सोचना पड़ता है कि आगे आपको क्या पढ़ाना है, आगे कौन सी हेडिंग ली जाएगी। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या का विशुद्ध मान, किसी संख्या का विशुद्ध मान उस संख्या में लगे, उस संख्या में लगे चिन्ह को हटाकर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। जैसे -6 का विशुद्ध मान क्या होगा? +6 होगा। चिन्ह नहीं लगाएंगे इसमें, ये ध्यान रखना। अगर कोई चिन्ह ऐसे लगा हुआ है +6 का विशुद्ध मान क्या होगा, तो चिन्ह रहित लिखो आप, तो 6 होगा और क्या होगा। ठीक है, बिना चिन्ह के लिखते हैं वो उसका विशुद्ध मान कहलाता है। नेक्स्ट आगे की ओर, हाँ, वितरण नियम लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें क्या होता है, गुणन का योग पर वितरण नियम, गुणन का योग पर वितरण नियम। गुणन का योग पर वितरण नियम क्या होता है? A इंटू योग पर B + C, हाँ, वितरित कर दीजिए तो ये आ जाएगा A × B + A × C। वितरित कर दिया हमने, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? AB + AC। ये कहलाता है गुणा का योग पर वितरण नियम। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। गुणन का व्यवकलन पर वितरण नियम, इसमें क्या कंडीशन होती है?
ए गुणा बी माइनस सी, व्यवकलन यानी घटाओ, तो यह आ जाएगा ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी, ए गुणा बी माइनस सी, यह आ जाएगा ए बी माइनस ए सी। कोई फ़र्क नहीं, इसमें जैसे गुणा करते हैं तो गुणा ही है। ए का बी से गुणा किया है तो ए बी आ गया, ए का सी से गुणा किया है तो क्या आ गया, ए सी आ गया। पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वितरण नियम क्या होता है, ये होता है। हाँ, इसके बाद क्रम विनिमेयता ले लेते हैं हम। क्रम विनिमेयता क्रम विनिमेयता का मतलब होता है क्रम चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखो ये जो है प्लस गुणा भाग, ये नियम पहले बनाए गए हैं। प्लस गुणा भाग जोड़ घटाव ये सभी क्या है, इनको हम संक्रिया कहते हैं। एक नियम होता है ये। तो नियम क्या होता है, देखो जोड़ का नियम होता है दोनों को जोड़ना, तो ये संक्रिया कहलाती हैं। प्लस संक्रिया, माइनस संक्रिया, गुणा, ये संक्रिया कहलाती हैं। संक्रिया क्या है, एक नियम को शो करता है। माइनस का नियम, प्लस का नियम, उस नियम को हम क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। तो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता, प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता, यहाँ पर प्लस ओनली प्लस कह सकता है। प्लस के लिए क्रम विनिमेयता का नियम क्या होता है, ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, बी प्लस ए। जैसे आपसे कहा जाए 2 + 3, इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं। ये भी 5 आ जाए, ये भी 5 आ जाएगा, दोनों बराबर होते हैं। तो ए को बी के स्थान पर, बी को ए के स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाए तो वह सत्य होता है, ट्रू होता है। तो इसका मतलब क्रम विनिमेयता का पालन होता है। कौन सी संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता का पालन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता, प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता का पालन होता है। अच्छा, माइनस संक्रिया के लिए देखो, प्लस गुणा ले लो, चलो पहले गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता का मतलब क्रम बदल देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ए गुणा बी करें तो क्या आ जाएगा, बी गुणा ए आ जाएगा। तो इसका मतलब गुणा की संक्रिया होती है ए गुणा बी। चलो इसमें दिखा दें आपको, क्या गुणा तो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत से ऐसे कहेंगे। ए गुणा बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी गुणा ए। ए को बी के स्थान पर, बी को ए के स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाए तो वह मान अपरिवर्तित रहता है। तो इसका मतलब गुणा की संक्रिया क्रम विनिमेय होती है, प्लस की संक्रिया क्रम विनिमेय होती है। क्या घटाव की संक्रिया क्रम विनिमेय होती है, नहीं। देखो कैसे नहीं होगी, घटाव की संक्रिया और भाग की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। माइनस व भाजक वाली संक्रियाएं क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। जैसे इसी को ले लो, 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू होगा 3 - 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1। दोनों आपस में बराबर नहीं है, माइनस वाली संक्रिया। अब भाग वाली संक्रिया देखो, 2/3, ए के स्थान पर 2 के स्थान पर 3 पहुंचा दो, 3 के स्थान पर 2, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ये 2/3 है, 3/2 है। इसलिए माइनस व भाग वाली संक्रियाएं क्रम विनिमेय नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं साचर्यता। साचर्यता का नियम क्या होता है, किन्हीं 2 पे कोष्टक लगा लो, पहले उनको सॉल्व किया जाए, फिर अदर दोनों पर कोष्टक लगा लो, उनको सॉल्व किया जाए, तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब पहले हम लेते हैं प्लस संक्रिया के लिए साचर्यता का नियम, प्लस के लिए साहचर्यता
प्लस के लिए साक्षरता का नियम क्या है? a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें तो संक्रिया के उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। जैसे आपसे कहा जाए 2 + 3, इसका उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्या है वैसे आते नहीं, 1% चांस है पूछने का, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा इसमें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी जानकारी है बस, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, कभी कभी बोर्ड मास के नियम आता है कि इसको सॉल्व करें कि नहीं करें, समझ आ रही बात। तो इनमें क्या छोटी छोटी समस्या होती हैं जो कंफ्यूज देती हैं, तो इससे क्लियर हो जाती हैं। 2 + 3 + 4, अब इसको ऐसे कर लो 2 + 3 + 4, तब ये कैसे होंगे बराबर, 4 और 3 7 9, 3 2 5 4 9, ये बराबर हो जाएंगे। गुणा के लिए साक्षरता, साहचर्यता, गुणा के लिए साक्षरता a × b × c, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो या इन दोनों को सॉल्व कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनका यूज इसीलिए होता है कि आपको इस चीज़ की जानकारी है या नहीं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लें, उस जानकारी के लिए ये नियम बनाए गए हैं। 2 × 4 × 5 और फिर है 2 × 4 × 5। कोई बच्चा कहेगा सर पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इसका गुणा कर लें, दूसरा कोई बच्चा कह रहा है कि इसको सॉल्व कर लें फिर इसका गुणा इसमें कर दें, तो क्या अंतर आएगा क्या? तो आपको बताना पड़ेगा कोई अंतर नहीं आएगा। ये नियम कहलाता है साक्षरता का नियम। प्लस व गुणा के लिए प्लस और गुणा की जो संक्रियाएं वो साक्षरता का पालन करती हैं। यहाँ लिख सकते हो, अतः प्लस कॉमा गुणा की संक्रियाएं साक्षर नियम का पालन करती हैं, या साक्षरता का पालन करती हैं। और माइनस और भाग की संक्रियाएं, माइनस व भाग की संक्रियाएं साक्षरता का पालन नहीं करती। नहीं करते, ये ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पर ये वाली चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, यहाँ पर ये वाली जो बात है ये इम्पोर्टेंट लग रही है। देखो हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसको कि माइनस और भाग की संक्रियाएं साक्षरता का पालन करती हैं या फिर नहीं करती हैं। पहले हम इसको देखते हैं। माइनस संक्रिया के लिए साक्षरता, साहचर्यता, माइनस संक्रिया के लिए 2 - 3 - 4, तो पहले इन दोनों पे कोष्टक लगा लो, देखते हैं इसका मान क्या आता है। तो इसका मान आ जाएगा 2 माइनस 3 में से 4 गया तो -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1, इसका आंसर आ गया 3। अब इन दोनों पे कोष्टक लगा के देखो, इन दोनों पे कोष्टक लगाते हैं तो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5, देखो ये बराबर नहीं है, तो हैंस 2 - 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3 - 4, साक्षर नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, वो गलती नहीं होनी चाहिए। चलो भाग की संक्रिया और देख लेते हैं। भाग संक्रिया के लिए अगर आपसे कहा जाए कि a भाजक b भाजक c, इसका मान बताइए, इसका मान बताते हैं तो देखो पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, a भाजक b/c। सुनो सब ध्यान से, पहले इसको सॉल्व कर दिया, b में c का भाग, b भाजक c का मतलब b/c। अब इसका मतलब क्या होगा, a में इसका भाग लगाओ, a/b/c, ये फ्रैक्शन है, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है भिन्नात्मक पार्ट है, तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा ऊपर, ac/b इसका आंसर आएगा। अब आपसे कहा जाए a भाजक b भाजक c, इसका मान बताओ, तो a में b का भाग a/b,
भाजांक सी। अब इसमें किसका भाग लगाएंगे? सी का। ए अपॉन बी, इसके बटे में क्या है? सी। अब ऊपर वाली संख्या भिन्नात्मक हो गई है तो इसका हर कहाँ जाएगा? नीचे, ये ध्यान रखना। ए अपॉन बी सी। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में गलती मत कर देना, इम्पोर्टेंट बोर्ड मास में इसका यूज होता है। आपको बताएं, अगर आपसे कहा जाए 1/2 में 4 का भाग लगाइए, आंसर क्या आएगा? 1/2 में 4 का भाग लगाइए, इसका आंसर 1/8 आएगा। 1/2 में 4 का भाग 1/8 आंसर आया। अगर आपसे ये कहा जाए कि 4 में 1/2 का भाग लगाइए, 4 में 1/2 का भाग, आंसर 8 आएगा। 4 में 1/2 का भाग, ये कहाँ जाएगा? ऊपर, इसका आंसर 8 आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, इसका यूज होगा बोर्ड मास के नियम में, आपको बताएंगे। वहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं इसलिए। तो यहाँ पर अब आप इस बात को लिख दो, ए सी अपॉन बी। यहाँ डायरेक्ट आप ऐसे लिखो अतः ए भाजंक बी भाजंक सी इज नॉट इक्वल टू होता है ए भाजंक बी भाजंक सी। इसका मतलब ये हुआ कि भाग की संक्रिया है वो साचार नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है साचार नहीं है, आप नोट करते जाइए नोट्सों में। हाँ, अब देखिए समव्रतता। समव्रतता देखो, समव्रतता क्या होती है? यदि ए इज एलिमेंट ऑफ एस, बी इज एलिमेंट ऑफ एस, देन ए संक्रिया बी इज एलिमेंट ऑफ एस होना चाहिए। क्या हो गया इसमें? ए बिलोंग्स टू एस। एस यहाँ पर कोई क्या है? परिवारों का, सॉरी, संख्याओं का परिवार है। प्राकृतिक संख्याओं हो सकती हैं, पूर्ण संख्या हो सकती है, इंटीजर हो सकता है। इनका क्या होता है? सेट होता है, समुच्चय होता है। तो यहाँ पर एस पर समुच्चय ले सकते हैं परिवारों का, आप मान सकते हो यहाँ पर। तो ए इज एलिमेंट ऑफ एस, बी इज एलिमेंट ऑफ एस, देन ए संक्रिया बी। संक्रिया का मतलब आप जानते हो, माइनस की संक्रिया हो सकती है, प्लस की संक्रिया हो सकती है, गुणा की और भाग की, ये सभी संक्रियाएं होती है। संक्रिया एक नियम है, अपने अनुसार नियम भी बनाया जा सकता है। कैसे? ए संक्रिया बी बराबर मैंने कह दिया ए बी प्लस 1। तो ये नियम क्या हो गया? इस संक्रिया का नियम हो गया कि दोनों का पहले क्या करना है? गुणा, और उसमें एक जोड़ना है। ये संक्रिया ये कह रही है। तो संक्रिया की परिभाषा, संक्रिया का नियम पढ़ना आना चाहिए। इस संक्रिया यहाँ पर एक सिंबल बना दिया स्टार। स्टार है वो क्या कह रहा है? संक्रिया कह रही है दोनों अवयवों का गुणा कीजिए, उसमें एक जोड़िए। यदि ए संक्रिया बी इक्वल टू दिस है तो बताइए इसका मान क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। प्रश्न में आ गया यदि ए स्टार बी इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेशन 3। ऑपरेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, 2 ऑपरेशन 3 की वैल्यू बताइए। तो इस ऑपरेशन का रूल्स क्या है? दोनों का गुणा कीजिए, एक जोड़ दिए। तो दोनों का गुणा कीजिए 6, एक जोड़ो 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो ये क्या है? इस पर क्वेश्चन वास्तव में बनेगा, ये मत समझना वैसे ही करा रहा हूँ, नहीं, क्वेश्चन बनेगा इस पर। संक्रिया है ए बी प्लस 1, तो संक्रिया का नियम कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल दें आपको, यदि ए संक्रिया बी ए की पावर बी हो तो 2 संक्रिया 9 का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा बताइए। ये क्या कह रहा है? संक्रिया का। अब इसमें संक्रिया का दूसरा नियम हो गया। क्या नियम हो गया? पहले अवयव की पावर में दूसरा अवयव चढ़ाना है, पहले अवयव की पावर में दूसरा अवयव लगाना है। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका मान आएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मान आप बताइए। मैंने लिखाया था, होमवर्क दिया था आपको इसके याद करने के लिए, 2 की पावर याद करने के लिए।
और क्यूब लर्न करने के लिए दिए थे। तो बताइए 2 की पावर 9 का मान क्या होता है? 512 होता है। इसकी इंक डाउन हो गया, मार्कर में इंक डालता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर 2 संक्रिया 9 का मान क्या आ गया? 512 आ गया। यहाँ पर यह आ जाएगा। तो आपसे देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर टॉपिक किया जा रहा है उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। होशियार बच्चों के मध्य में ये कंपटीशन होता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। जो पहली बार तैयारी, वो तो कुछ में लगेंगे नहीं। जिसको नॉलेज होगी उन्हीं के लिए फाइट की बात है। कौन का किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन उसी का होगा जो पूरा मैटर लेकर के चलेगा। क्वेश्चन कहीं से भी 1-2 आ जाता है तो वहीं पर कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। 1-2 क्वेश्चन वही कर सकता है जिसके पास सिलेबस ज़्यादा होगा, जिसने पूरा का पूरा मैटर पढ़ा होगा, उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो संक्रिया क्या है? संक्रिया एक नियम होता है, कैसा भी नियम हो सकता है। अब थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ मैंने लिख दी है। एज एलिमेंट ऑफ एस, बीज एलिमेंट ऑफ एस, देन ए संक्रिया बीज एलिमेंट ऑफ एस होना चाहिए, तभी वह संक्रिया समव्रत कहलाएगी। तो यहाँ पर समव्रत क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होता है या नहीं होता है? कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए आप समुच्चय में से, जैसे प्राकृत संख्या में से 2 एलिमेंट आप ले लीजिए, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब उन पर संक्रिया मैंने दे दी प्लस वाली। चलो, तो योग संक्रिया के लिए सुनो मेरी बात ध्यान से, योग संक्रिया n में समव्रत नियम का पालन करेगी या नहीं करेगी? तो 2 एलिमेंट आप लीजिए n में से आपने 2 एलिमेंट ले लिए, प्राकृत संख्या में से 2 एलिमेंट। अब हम योग संक्रिया के लिए चेक करें इन दोनों को, 2 + 3 करें तो क्या आएगा? 5। 5 भी इस n का एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब जिस संख्याओं के परिवार में से 2 एलिमेंट लेते हैं, उन 2 एलिमेंट पर, उन 2 अवयवों पर दी गई संक्रिया अप्लाई करने पर जो मान प्राप्त होता है वह उसी परिवार संख्या का आना चाहिए, वह उसी समुच्चय का आना चाहिए जिसमें से दोनों संख्याएं चूज की गई हैं। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं किस में से चूज की गई हैं? n में से। अब इन पर संक्रिया अप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट प्राप्त हुआ है वो किसका होना चाहिए? n का ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब योग की संक्रिया है वो n में कैसी होती है? समव्रत होती है। योग की संक्रिया समव्रत हो जाएगी। 2 एलिमेंट लीजिए, उसे जोड़ो तो n में ही मान उसका प्राप्त होगा। 3 और 2 ले लो 5, 6 और 3 ले लो 9, तो 9 किस में प्राप्त होगा? n में ही प्राप्त हो जाएगा। तो एवरी 2 एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए आप n में से, उसे फिर जोड़ करके देखो वो n में ही प्राप्त होगा, नेचुरल नंबर में ही प्राप्त होगा, प्राकृत संख्या में ही प्राप्त होगा। तो इसलिए योग की संक्रिया n में कैसी होती है? समव्रत होती है। अच्छा, आपसे ये कहा गुणा की संक्रिया समव्रत होगी क्या? यस, गुणा की हो जाएगी। 2 × 3 करो 6, 6 n में आएगा। यस, n में आ जाएगा, प्राकृत संख्या में आ जाएगा। प्राकृत संख्या में से 2 एलिमेंट लेने पर, उसे संक्रिया पर अप्लाई करने पर, उन पर संक्रिया अप्लाई करने पर वही मान n में प्राप्त हो जाए। गुणा संक्रिया के लिए देखो, 2 × 3 करें तो 6 किसका एलिमेंट है? n का। तो इसका मतलब प्लस और गुणा की संक्रिया कैसी होती हैं? समव्रत। n में होती हैं समव्रत। ठीक है। क्या घटाव की संक्रिया n में समव्रत होगी क्या? घटाव वाली जो संक्रिया है, माइनस वाली जो संक्रिया, ये माइनस है, माइनस वाली संक्रिया अप्लाई करो। 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1। माइनस का 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ n। ये n का एलिमेंट नहीं है, इसलिए फेल हो गया। लेकिन आप ये कह रहे होंगे सर 3 - 1 करके देखना, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 तो n में आ रहा है। नहीं, हम किसके लिए देखेंगे? सभी के लिए देखेंगे। ठीक है। तो सभी के लिए आपको चेक करना, एक के लिए फेल तो सबके लिए फेल माना जाता है। तो व्यवकलन वाली जो संक्रिया है n में समव्रत नहीं होगी। व्यवकलन वाली संक्रिया प्लस वाली समव्रत हो जाएगी n में। अच्छा, और गुणा वाली संक्रिया समव्रत हो जाएगी n में, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, आपसे हम पूछें
पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में, पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन वाली संक्रिया संवृत होगी। यस, हो जाएगी। व्यवकलन वाली संक्रिया पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जेड। अब जेड में देखिए, कोई दो एलिमेंट ले लिए, 2 और 3, इनको घटा के देखो, -1 इज एलिमेंट ऑफ जेड। जेड में ही आ गया ये, इस जेड में। तो इसका मतलब दो एलिमेंट जिस समुच्चय से लिए जाते हैं उन पर संक्रिया अप्लाई करने के बाद में जो मान प्राप्त होता है वही उस समुच्चय का आना चाहिए, तभी वह संक्रिया संवृत होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा हम, ये डेफिनेशन आ गई समझ में। एस का एलिमेंट है बी, एस का दूसरा एलिमेंट बी है, दोनों एलिमेंट पर हमने संक्रिया अप्लाई कर दी। संक्रिया अप्लाई करने के बाद में ये एस का एलिमेंट प्राप्त हुआ है, तो यह संक्रिया कैसी होगी? संवृत होगी। चलो नोट में लिख लो इस बात को आप। योग व गुणा की संक्रियाएं। गुणा की संक्रियाएं किसी भी समुच्चय का मतलब आप समझो, यहाँ ऐसे लिख दो, किसी भी संख्याओं के समुच्चय यानी परिवार, संख्याओं के समुच्चय में संवृत होती हैं। किसी भी परिवार के समुच्चय में कैसी होती है? संवृत। अब ये आपको बता दें कौन कौन से संख्याओं का जो समुच्चय परिवार है, वो ये आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय, माइनस और भाग की चलो माइनस की संक्रिया ले लें। माइनस की जो संक्रिया वो किस में संवृत है? इसमें नहीं होगी, एन में। कौन से में? एन की बात करें, एन में संवृत नहीं होगी। माइनस की संक्रिया जेड में व क्यू में यानी परमेय संख्याओं में संवृत होगी। क्योंकि जेड में से दो एलिमेंट उठा लो, आप उनको घटा के देखो, जेड में ही प्राप्त होगा। किन्हीं दो पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक आएगा 100%। किन्हीं दो पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब माइनस की जो संक्रिया है, अंतर घटाव वाली जो संक्रिया, वो कैसी होती है? संवृत। जेड में और क्यू, परमेय में भी हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं अब हम। हाँ, भाग की संक्रिया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात रुको, इसमें क्या है, हम वास्तविक संख्या ले रहे थे, वास्तविक संख्या में नहीं लेंगे, क्यू ही लेंगे। जेड में व क्यू में कैसी होती है? संवृत होती है। आर में नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि आर में कैसी संख्या आ जाएंगी? अपरमेय भी आ जाएंगी। अपरमेय नहीं, चक्कर पड़ जाएगा। किन्हीं दो अपरमेय संख्याओं का अंतर अपरमेय आ भी सकता है और नहीं भी। वो मैंने नोट में आपको पहले लिखा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाए थे, उसमें ये बात लिखी थी। अपरमेय संख्याओं का अंतर आप निकालेंगे तो ये क्या आ गया? 0। 0 कैसी संख्या है? परमेय। तो इसका मतलब फेल हो गया। इसका मतलब अंतर वाली जो संक्रिया है वो संवृत नहीं होगी। किसके लिए? अपरमेय संख्याओं के लिए। इसका मतलब आर के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि आर में तो परमेय आती हैं। तो केवल हम यहाँ तक चर्चा करेंगे, परमेय संख्याओं तक। सभी को परमेय संख्या तक चर्चा कर रहे हैं हम। भाग की संक्रिया किसी भी संख्याओं के समुच्चय में, भाग की संक्रिया संख्याओं के किसी भी समुच्चय में किसी भी समुच्चय में संवृत
नहीं होगी, ये नहीं होगी समृद्ध। भाग की जो संक्रिया है संख्याओं के किसी भी समुच्चय में समृद्ध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आपको बता दें, भाग लगा के देखो, कोई दो एलिमेंट जैसे नेचुरल नंबर में से आपने उठा लिए, n में से दो एलिमेंट उठा लिए तो 2/3 भाग लगाया तो यह n का एलिमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। सभी के लिए होनी चाहिए यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यू a, b इज एलिमेंट ऑफ s। फॉर ऑल का मतलब है, इससे यहाँ पर उल्टी ए बना दिया, ये सिंबल है सभी मानों के लिए। ये गणितीय डेफिनेशन लिख दी है, गणितीय भाषा है ये। तो यहाँ पर ए और बी के सभी मानों के लिए ये बात सही होनी चाहिए। ए और बी के सभी मानों के लिए ये वाली जो बात है ये कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हाँ, तो n के लिए हो गया। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, इसलिए बाकी संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समृद्ध नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। पूर्णांक संख्याओं के लिए किन्हीं दो पूर्णांकों का भागफल सदैव पूर्णांक प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। पूर्णांक संख्याओं के बाद परमेय संख्या की बात करते हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं का भागफल, हाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के भागफल से परमेय संख्या आ जाएगी लेकिन जीरो को छोड़ करके आएगी। किन्हीं दो परमेय संख्याओं का भागफल, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अशून्य परमेय संख्याओं का भागफल से सदैव परमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसमें जीरो आता है, जीरो की वजह से क्या हो जाएगा, ये समृद्ध नहीं होगी। जैसे आपने क्या ले लिया, 2 और 0 ले लिए, परमेय संख्या आपने 2 और 0 ले लिए, तो 2 में 0 का आप भाग लगाएंगे तो यह परमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। अब एक के लिए जो फेल होता है वो सब के लिए हम फेल मान लेते हैं, इसलिए एक की वजह से फेल हो गया वो, किसके लिए, परमेय संख्या में। इस प्रकार आपका यहाँ तक हम क्लियर करा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।